नमस्कार। इस क्लास में आए सभी बच्चे जो इस बार 10th में आए हैं उनके लिए सबका स्वागत। और सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आई होप सो। और नहीं होंगे तो घर पर रहकर हैप्पी हो जाओ। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, बड़े भैया डांटते हैं, बड़ी दीदी डांटती है, तो उसके पीछे मजबूरी होती है कि काम को रो के कर लो या हंस के कर लो, करना तो है ही। तो जब काम करना ही है तो खुश होके करो, क्यों परेशान होते हो। इसलिए मस्त रहो, खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिंदगी में सीखते रहो, जितना ज्यादा सीख लोगे उतने ताकतवर हो जाओगे, उतने समझदार हो जाओगे। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, ये बहुत ही जरूरी है। जो टॉपिक गणित में पहली बार रखा गया है, पहले एक्चुअली उसे वास्तविक संख्याओं के रूप में ही कहा जाता था, लेकिन ये उस तरह की एल्गोरिथम है, विभाजन है, जो आपको एक कलन विधि है, जिसका मतलब ये है कि जैसे यूट्यूब या दूसरी जो वो ऑनलाइन चीजें हैं और जो पकड़ लेती हैं कि कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन गलती कर रहा है, तो उन सबका कैलकुलेट करते चले जाते हैं और लास्ट में चोर पकड़ा जाता है। तो उस एल्गोरिथम विभाजन के तरीके बहुत सिंपल हैं, केवल भाग देते चले जाओ और कलन विधि वही है। तो उसको मजेदार तरीके से बनाने के लिए और उससे पहले उसकी संख्याओं को, नंबर सिस्टम को समझने के लिए जो वास्तविक संख्याएं हैं जो 9th में लगभग पढ़ाई गई हैं आपको, उसके बारे में बताते हुए फिर हम आगे की बात करते हैं। अभी पूरा सेटअप प्रॉपरली हो नहीं पाया क्योंकि बड़ा बोर्ड है नहीं। मजा तो खैर बड़े बोर्ड पर ही आता है पढ़ाने में, और कोशिश करूंगा कि मैं उस पर पढ़ा पाऊं, है ना। तो उसके बाद में फिर आप से वो कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कॉपी पर, और कोशिश करता हूँ समझाने की आपको कॉपी पर ही। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी हम फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, याद दिला दूं नंबर सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर याद दिला दूं, और फिर क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्याएं, इसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इस प्रकार से इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और सबसे रियल नंबर में सबसे पहले होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो जीवन में इंसान के आए, प्राकृतिक संख्याएं आए, और ये प्राकृतिक संख्याएं जैसे जिसे हम n कहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो एंड, आगे तक बढ़ते चले जाइए। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये बहुत जरूरी है, अगर जितना याद रख लेंगे आप ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरी आई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो हम याद दिला रहे हैं, दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, इसे W से कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर आए, इसे इसमें जो प्राकृतिक संख्या है इसमें एक जीरो लगा दिया, बस ये जीरो लगा दो। 1 2 3 4 ये सब होल नंबर, यानी कि जीरो के साथ में, होल नंबर के साथ में जितनी भी संख्या आगे तक बढ़ती चली जाएंगी ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आई पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर्स भी बोलते हैं, और इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूर्ण संख्याओं का मतलब है, पूर्णांक का मतलब है कि देखिए ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये होती है धनात्मक, धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये शून्य हो गया, ये धनात्मक हो गया। अब इसे पूर्णांक करने के लिए, माइनस भी चलना पड़ेगा। तो माइनस चलना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको माइनस में क्या करेंगे हम, -4 -3 -2 -1 और फिर 0 और फिर +1 +2 +3 +4 एंड सो एंड, और इधर भी आगे तक बढ़े। यानी कि इस तरफ की तो है हमारी ऋणात्मक संख्या है, ये हमारी, ये शून्य है, और ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। इस प्रकार से ये धनात्मक है, ये शून्य है, ये ऋणात्मक संख्या है। और इन सब के बाद में फिर आता है चौथे नंबर पर, फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल
रेशनल नंबर्स बोलते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये का परिमेय संख्या का मतलब है कोई भी संख्या है जिसे हम बटों में लिख सकें। P अपॉन क्यू मान लिया ये दोनों हैं, अंश और हर है, ये अंश है, ये हर है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। और मजे की बात है कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये सब संख्याएं कैसी हैं? पूर्णांकी तो है, ये सब माइनस भी, जीरो भी, धनात्मक भी, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। पूर्णांक तो हो, बस इसे छोड़ दीजिए। पूर्ण अंश भी पूर्णांक हो, माइनस संख्या भी हो सकती है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है, और हर में भी माइनस हो सकता है, धनात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन केवल शून्य नहीं होगा, इसलिए इसे कहेंगे पूर्णांक। इसमें कहेंगे शून्य को छोड़कर जो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या जो बटे में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जो बटे में नहीं लिखी जा सकती उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए दोनों को उदाहरण अभी दे देते हैं। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इसको हम ओके, तो ओ से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो P अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है, लेकिन ये P अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक में नहीं होगी ये संख्या, कटे हुए में होगी। सपोज करो √3 को क्या हम परिमेय संख्या मानेंगे, ये अपरिमेय मानेंगे। अब ये पूर्णांक 3/√3/1, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √3 है। अगर 3/1 कहें तो ये परिमेय संख्या होगी, ये होगी परिमेय संख्या, और ये जो है ये होगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको बटे में लिखा नहीं जा सकता, पूर्णांक नहीं है। √3 कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, राउंड फिगर में नहीं आती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम, और ये अपरिमेय संख्या हो गई। अभी हमने 5 तरह की संख्याएं आपको बताई, इन 5 तरह की संख्याओं को मिलाकर ये सारी संख्याएं, ये सब मिला के कहलाती हैं रेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं। चलिए, अब ये हो गया आपका रेशनल नंबर और वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, जिसे हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कहेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये आपके बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन और कंप्यूटर सिस्टम में काम आता है, तो इसीलिए इसको हमारे चैप्टर में जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एल्गोरिथम ही आगे काम आती है सारे टेक्निकल सिस्टम में, सारे कंप्यूटर में, कैलकुलेशन में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये इसे कई स्टेप बाय स्टेप में करा जाता है, ताकि इस विधि को, सिस्टम को समझा जा सके। देखो, समझने के लिए सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को अगर हम भाग दें, मान लिए कोई संख्या 27 है, एक 27 संख्या ले ली, इसे हमने 3 से भाग दिया, तो 3 नम 27 कहेंगे आंसर, और इसका जो शेषफल आया वो आया 0, ठीक है। तो ये कहलाएगा, इसे 3 भागों में बांट लो। ये संख्या तो है A, जिसे हम कहते हैं भाज्य, जिसको भाग दिया जाना है, ये कहलाता है भागफल, और ये कहलाता है भाजक, जिससे भाग देते हैं, और ये कहलाता है शेषफल। इसे कहेंगे A, भाज्य को कहेंगे A, भाजक को कहेंगे हम B,
भागफल को कहेंगे हम Q और शेषफल को कहेंगे हम R। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनता है। अगर हम इसे भागफल को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखने का तरीका कंप्यूटर के तरीके से, और जो अब नई लेटेस्ट अपडेट है उसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले लिखते हैं 27। अगर आप देखें कि ये 27 है बराबर 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, 27 प्लस शेषफल, शेषफल यानी कि 0। अगर हम 3 गुणा 9 प्लस 0 लिखें तो ये एक सिस्टम बन गया। इसे हम यूक्लिड डिवीजन सिस्टम कहते हैं, एल्गोरिथम का तरीका बोलते हैं। यानी कि 27 क्या है? A, यानी कि A बराबर भाजक B गुणा Q प्लस R। तो हमारा ये एक फार्मूला बन गया, A बराबर B इंटू Q प्लस R। अब किसी भी प्रकार के सवालों को हम इसी सिस्टम के तहत, इसी सूत्र के तहत हल करेंगे। यही इसका यूक्लिड विभाजन का सूत्र है, A बराबर B इंटू Q प्लस R। अगर इसे हम वैसे देखें तो ये A हो जाएगा भाज्य, यहां लिखता हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से ये सारे सवाल आपके हल करने होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई हम इस तरह का कोई एक सवाल लेंगे तो उसको हल किया आराम से जा सकता है। अच्छा, अब उसके चरण होते हैं। चरण किस तरीके से होते हैं? चरण होते हैं कि एक तरीका तो ये है कि हम इस संख्या को, पहला तरीका तो ये है कि पहला स्टेप तो ये है कि हम चरण फर्स्ट स्टेप 1 में क्या करते हैं कि हम ये इसी सूत्र को लेते हैं, A बराबर B इंटू Q प्लस R। ठीक है, इसके तहत ही हम इसको हल कर लेते हैं, जहां पर R और B, शेषफल और B, ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। R और B जो हैं 0 से बड़े होने चाहिए, 0 से R बड़ा B। अगर बड़ा नहीं होगा तो ये सवाल हल ही नहीं हो सकता है ना। तो ये छोटी सी बात, ये बात समझ लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। दूसरे चरण में क्या करेंगे? दूसरा स्टेप 2 में अगर दूसरे फार्मूले में देखें हम, तो दूसरे फार्मूले में यदि R बराबर 0 है तब A और B का महत्तम समावर्तक मैसेप है, यानी कि HCF। A और B का मैसेप B है। तो इसमें मैसेप निकालने का सबसे आसान तरीका हो गया, ये कैलकुलेशन की शॉर्टकट मेथड हो गए कि R का मान अगर 0 आ रहा है तो A और B का HCF B होगा। A और B, A कितना है? A कितना है? 27, यानी कि 27 और B कितना है? 3। 27 और 3 का मैसेप महत्तम समावर्तक B होगा, यानी कि वो संख्या 3 होगी। 27 और 3 में B जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, सीधी सी बात है। तो ये आपका HCF ही हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब आ जाइए स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या है कि स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, यदि R बराबर नहीं है 0 के तब B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका का प्रयोग करते हैं। यदि R आपका 0 नहीं है, यहां तो 0 है, और यदि R का मतलब शेषफल, ये शेषफल 0 नहीं है, R इज इक्वल टू नॉट 0, तब आप क्या करेंगे?
तीसरे चरण में बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोगी का पुनः प्रयोग करते हैं। उसमें तब आर व बी के लिए विभाजन, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें जो हैं आपको लिखनी भी है अपनी कॉपी पर, विभाजन करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका विभाजन कर लेंगे और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल शून्य ना हो। और ये चौथा चरण ये है, स्टेप 4 में चौथी बात ये कह रहे हैं, और ये तब तक चलता रहेगा कब तक, जब तक शेषफल, जब तक r इजिकल टू 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसे कहते हैं इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन। ये पूरा चैप्टर का तरीका है सवाल हल करने का। अब अगले चैप्टर में मैं एक सवाल भी आपको हल करके दिखा देता हूँ। चलिए एक सवाल हम हल कर लेते हैं, कोई एक सवाल ले लेते हैं और उसको हम हल कर लेते हैं। इसी पे कर लेते हैं, इसके बैक साइड में इस सवाल को हल कर लेते हैं, या चलो इसके बैक साइड में कर लेते हैं इसको हल। ठीक है, इसके बैक साइड में एक हल कर लेते हैं। चलिए कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक सवाल ले लेता हूं मैं। एक सवाल है, सवाल लिखे, वह सबसे बड़ी, लिखते रहे आप भी, बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 1029 को इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें शेषफल 5 आता है। बड़ी अजीब सी बात है। अब इसमें देखिए आपको दो चीजें दी हुई हैं। एक तो दी है 200, संख्या ज्ञात करो जो 245 और 1010 को 1029 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है। यानी कि अभी संख्या द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। यानी कि संख्याएं 245 में 5 आता है शेषफल हर एक बार में, तो 245 माइनस 5 कर लो तो 240 हो गई, और 10,029 में से माइनस 5 कर लो तो ये हो गई 1024। 29 में से 5 गए, 24 हो गए, तो 1024 अभी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। अब कैसे होगा? 240 और 1024 के 240 और 1024 के गुणनखंड, मतलब ऐसे कॉमन गुणनखंड ले लो, जो बड़ी से बड़ी संख्या उसको महत्व को दिखाती हूँ। अब इसे क्या करेंगे? इसका एल्गोरिथम निकालेंगे। एल्गोरिथम कैसे निकालेंगे कि 1024 के, यानी कि 1024 को 240 से भाग देंगे। कायदे के अनुसार 240 से 1024 को हम देंगे भाग। अब भाग दो जी। 240 से भाग दिया, 4 बार जाएगा लगभग में। अगर हमने 5 बार करेंगे तो ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा। 4 बार दिया भाग, तो 4 0 0, 4 चौक 16 का 6 का हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 8 हर 1 9,
960 आ गया, 4 10 है, ये 9 रह जाएगा, 12 सॉरी 64 आ गया। अब इसे कब तक भाग देना है, जब तक कि अब ये 64 जीरो तो नहीं गई। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर भाग देंगे। अब किसे भाग देंगे, अब 64 से इसे भाग देंगे। अब हम 64 से इसको भाग देंगे, यानी कि तरीका ये है लिखने का इसे कि 10 24 बराबर 240 गुणा 4 प्लस 64। अब 64 बचा तो 64 से 240 को भाग देंगे, यानी कि अब हम देंगे 240 बराबर 64। 6 चौक 24 होता है, तो 4 ये भी है तो ज्यादा रह जाएगा, तो 3 आएगा। तो 64 गुणा 3 करेंगे इसको, और प्लस अब इसे बताओ भाई कितना आएगा। तो 64 गुणा 3 क्या करेंगे, हम इसे गुणा करके देख लेंगे। कैसे गुणा करेंगे हम इसे, तो इसे देख लेंगे 64 गुणा 3, 3 चौक 12 का 2 कहां से लगा 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, 3 चौक 12 2 कहां से लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, 192 में आ गया। तो 192 में आया, ये 240 नहीं आया, यानी कि ये बचा 48। अब 48 भी जीरो के बराबर नहीं है। फिर 48 से हम अब किसको भाग देंगे, 64 को भाग देंगे। अब फिर देंगे हम 64 को भाग देंगे, 64 बराबर 48 गुणा 1 प्लस कितने बचेंगे, तो ये 14 और 2 16 बचेंगे। तो ये बचेंगे 16, 16 भी जीरो के बराबर नहीं। फिर 16 से 48 को भाग देंगे। अब हम 48 बराबर देंगे, 48 हो जाएगा 16 3 48 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार से यहां आकर हमने 0 को भाग दे दिया। यहां शेषफल, यहां क्या हुआ, शेषफल जो है हमारा है, शेषफल यानी कि R 0 है। इस स्थिति में इसमें भाजक कौन बना भैया, तो भाजक बना 16। इसलिए वह बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, बड़ी संख्या होगी 16। 16 से भाग देंगे तब वो बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें शेषफल यहाँ 5 बचा था, तो 5 कम कर लिया उसमें से दोनों संख्याओं से। तो इस प्रकार से वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 हो गई, यानी कि ये हो गया बराबर इनका 245 और 1029 का, सॉरी 240 और 1024 का SCF बराबर 16। तो इस प्रकार से हम इसे निकालते जाएंगे, तो इस तरीके से 16 आ जाएगा। यानी कि ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। यहाँ फिर A ये रह गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। यहाँ फिर A ये हो गया, यहाँ B ये हो गया, यहाँ Q हो गया, ये R हो गया। यहाँ फिर A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो इस प्रकार से तब तक हम हल करते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो इस प्रकार से इसका SCF निकाल लेंगे। यही कुछ सवाल हैं, मैं सवाल आपको कुछ देता हूं ताकि आप लोग इसको हल कर सकें। उसकी फोटोकॉपी खींच के मैं आपको भेज देता हूं व्हाट्सएप पर। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा।